1938 में सैमसंग एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी जो सिर्फ नूडल्स, फिश या कुछ लोकल वेजिटेबल्स ही सेल करती थी। उस वक्त तो ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था कि आने वाले वक्त में ये छोटी सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक होगी और अब ये इतनी चीजें बना रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब तो सैमसंग बिल्डिंग्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, क्लोथ्स, रोबोट्स, बेशुमार चीजें और बना रही है। उनके पास तो एयर स्पेस डिवीजन भी है और ये मिलिट्रीज के लिए हेलीकॉप्टर और टैंक्स भी बना रही हैं। तो इस सब की शुरुआत कैसे हुई? सैमसंग को ली बैंगचंग ने 28 साल की उम्र में शुरू किया। उसका कहना है कि अचानक एक रात उसे रियलाइजेशन हुई कि वो अपनी जिंदगी जाया कर रहा है। तो उसी लम्हे इसने अपने क्लियर गोल डिसाइड किए और उन्हें अचीव करने के लिए कमिटमेंट कर ली। सैमसंग शुरुआत में सिर्फ ग्रोसरीज ही सेल करता था, लेकिन ली का विजन बहुत ही बड़ा था। इसीलिए ही उसने अपनी कंपनी का नाम सैमसंग रखा। कोरिया में इसका मतलब है 3 स्टार्स। दुनिया की बाकी कंट्रीज में तो 3 स्टार को मीडियोकर समझा जाता है, लेकिन कोरिया में 3 नंबर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहाँ ये बिग और पावरफुल को रिप्रेजेंट करता है और स्टार तो एवरलास्टिंग यानी हमेशा रहने वाली चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह सैमसंग का मतलब हुआ बिग, पावरफुल एंड एवरलास्टिंग और आज ये कंपनी वाकई में यही बन गई है। लेकिन शुरुआत में तो सैमसंग का सरवाइव करना ही मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त कोरियन वॉर्स हो रही थी जिसकी वजह से पूरे मुल्क पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। बल्कि वॉर के बाद तो ये हालत हो गई कि कोरिया बाहर से चीजें इंपोर्ट करने पर मजबूर हो गया। इसीलिए सैमसंग ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगा और अपनी पब्लिक के लिए सस्ती चीजें बनाएगा। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने शुगर रिफाइनरी बनाई और इससे आने वाले प्रॉफिट से उन्होंने ऊन यानी वूल की कंपनी बनाई। इसी तरह सैमसंग टेक्सटाइल के बिजनेस में एक्सपेंड करता गया और उन्होंने कपड़े भी बनाना शुरू कर दिए। ये सैमसंग की डाइवर्सिफिकेशन ही थी जिसने उसे इजीली सर्वाइव करवाया। इसीलिए उन्होंने इस स्ट्रेटजी को और ज्यादा बढ़ाया। अब वो अपने पुराने बिजनेस से जो भी प्रॉफिट लेते उसे नई कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते। उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर बनाए, इंश्योरेंस कंपनीज बनाई और आज तक सैमसंग साउथ कोरिया में सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। सैमसंग का बिजनेस पूरे मुल्क में फैलता गया और ली साउथ कोरिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब अगले स्टेप में ये इससे भी अमीर होने वाला था। 1968 में सैमसंग के एग्जेक्टिव्स ने मीटिंग की और डिसाइड किया कि अब वो किस नई मार्केट में एंटर होंगे और वो मार्केट थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके ठीक 1 साल बाद सैमसंग ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करवाया। उनका पहला प्रोडक्ट एक 12 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और उससे ठीक 10 साल के बाद वो पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाली कंपनी बन गई। इस कामयाबी के बाद उन्होंने घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को बनाना शुरू कर दिया। यानी 1979 में माइक्रोवेव बनाना शुरू किया, 1980 में उन्होंने एयर कंडीशन बनाना शुरू किए, 1981 में उन्होंने मिलियंस ऑफ कलर टीवी बनाए और उन्होंने 1983 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों को उन्हें अब्रोड से मंगवाना पड़ता था। तो उन्होंने वहां पर एक कंपनी बनाई और इन सभी चीजों को खुद बनाना शुरू किया ताकि उन्हें अपनी सप्लाई लाइन पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो। अब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को तो पूरी दुनिया में बेचते थे, बल्कि साथ साथ उन्होंने इन चिप्स को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया। आज भी उनके कस्टमर्स में सबसे पहला नंबर एप्पल का है। एप्पल आज भी सैमसंग की मेमोरी चिप्स को अपने आईफोन्स में इस्तेमाल करता है। लेकिन सैमसंग के बारे में और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी बेशुमार इंडस्ट्रीज का तो आप जानते ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग की एक डिवीजन है जिसे सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं और इस वक्त ये पूरी दुनिया की सबसे बड़े शिप बनाने वाली कंपनी है। इसी तरह एक और डिवीजन है जिसे सैमसंग कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग कहते हैं, जो रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, उसे भी सैमसंग ने ही बनाया है। और इससे पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उसके बनाने वालों में भी सैमसंग शामिल था। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क जिसे एवरलैंड भी कहते हैं वो भी सैमसंग का ही है। और सैमसंग के तो बेशुमार लग्जरी होटल्स भी हैं और इनके पास तो साउथ कोरिया में एक ऐसी जगह है जिसे सैमसंग टाउन भी कहते हैं। तो इससे पहले जो हम जानते थे कि सैमसंग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल फोन ही बनाता है, वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। अभी तो हमने यहाँ पर सैमसंग की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं की, जिसमें बेशुमार यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स शामिल हैं जिन्हें सैमसंग मेडिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये सब एक लड़के का ख्याल था जो पूरी दुनिया पे छा गया। लेकिन क्या हो कि अगर आपको पता चले ये सिर्फ आधा सच है, यानी सैमसंग की सक्सेस स्टोरी ये सिर्फ हाफ ट्रूथ है। जैसे ही साउथ कोरिया में वॉर खत्म हुई तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। इस कंट्री में कुछ भी नहीं बना पा रहे थे और हर चीज को इंपोर्ट किया जा रहा था। प्रेसिडेंट भी इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहा था, तो उन्होंने साउथ कोरिया की बड़ी कंपनीज को बहुत ही ज्यादा फाइनेंस दिया और इन्हें कंपटीशन से भी बचाया। यानी अगर सादा अल्फाज में बात करें तो सैमसंग और इस जैसी कुछ और कंपनीज को बहुत ज्यादा लोन्स दिए गए
इन्हें टैक्स भी माफ कर दिए गए और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें हर वो सपोर्ट मिली जो इन्हें एक्सपैंड करने के लिए जरूरी थी। इस सब के पीछे सिर्फ एक ही आइडिया था कि जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करेंगी तो इनके मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जैसे ही सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना शुरू किया तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स को बैन कर दिया, हालांकि जो जापान से आ रहे थे उन्हें भी बैन कर दिया और लोगों को मजबूर किया कि वो सिर्फ इसी कंपनी के ही प्रोडक्ट्स खरीदें। इस वक्त तक सैमसंग बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी थी और इसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ और यहाँ तक कि वार के बाद अमेरिका से मिलने वाली रिलीफ मनी भी इसी कंपनी को ही दे दी गई ताकि वो और ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर सके। ये सब कुछ सैमसंग के फाउंडर ली की वजह से हुआ क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और वो प्रेसिडेंट का खास दोस्त भी था। इस दोस्ती की वजह से सैमसंग को बहुत ही ज्यादा फायदे हुए, यानी उन पर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं थी। वो जब भी चाहते और जितना भी चाहते उन्हें इजीली लोन मिल जाता और यहाँ पर ली ऐसा करता कि जिन बैंक से लोन लेता वो बाद में उन्हीं बैंक्स को ही खरीद लेता। अब ऐसा करने से सैमसंग के बाकी जो वहाँ पर छोटे बिजनेस थे उन्हें बहुत ही नुकसान हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट और इतनी बड़ी वेल्थ के साथ सैमसंग के साथ मुकाबला करना बिल्कुल ही मुश्किल था। सैमसंग जिस भी मार्केट में एंटर होता अपने राइवल्स को इजीली क्रश कर देता। उनकी कंट्री में ये बातें शुरू हो गई कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट सिर्फ एक कंपनी पर ही डिपेंड करती है, अगर सैमसंग को कुछ होता है तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी सफर करेगी क्योंकि सैमसंग हर इंडस्ट्री में ही घुस चुकी है। 2014 की स्टडी में पता चला है कि सैमसंग साउथ कोरियन इकोनॉमी का 17% है। वहां पर और कंपनीज भी मौजूद हैं जैसे एलजी, हुंडई, लेकिन सैमसंग का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब ये सारे बिजनेसेस तो फैमिलीज के अंदर ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी पावर सिर्फ कुछ फैमिलीज तक ही महदूद होकर रह गई है। तो जब 1987 में सैमसंग के फाउंडर ली बिंग चंग की डेथ हुई तो उनके बेटे ली कन ही ने सारे बिजनेस को संभाल लिया और यही वो वक्त था कि जब सैमसंग और गवर्नमेंट का अलायंस बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। सबसे पहले 1996 में ली कन ही पर इल्जाम लगा कि उसने फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत दी है, लेकिन सैमसंग के बहुत ही मजबूत कनेक्शंस की वजह से मौजूदा प्रेसिडेंट ने इस पर बहुत ही ज्यादा एक्शन नहीं लिया। लेकिन 2008 में ली कन ही पर यह इल्जाम लगा कि उसने पॉलिटिकल फंडिंग की है। इस पर और बेशुमार इल्जाम जैसे टैक्स ना देना और रिश्वत देकर काम कराना जैसे इल्जाम साबित हो गए थे, जिस पर उसे सजा ये मिली कि उसे 2 साल के लिए जेल हो गई और उसे कंपनी से उतार दिया गया। लेकिन 2 साल बाद नया प्रेसिडेंट आ गया और सब कुछ वैसे हो गया कि जैसे कभी हुआ ही नहीं था। ली कन ही दोबारा सैमसंग का चेयरमैन बन गया और उसके बाद भी ली कन ही पर बेशुमार इल्जाम लगते रहे और हर चीज के सबूत होने के बावजूद भी वो कभी जेल नहीं गया। तो इससे पता चलता है कि सैमसंग की साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ कितने ज्यादा मजबूत कनेक्शंस हैं। सैमसंग के फॉर्मर चीफ लीगल काउंसिल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था थिंक सैमसंग। इस बुक ने उसने ली कन ही पर इल्जाम लगाया कि इसने सैमसंग की मुख्तलिफ डिविजन में से $9 बिलियन चुराए हैं और सबूत भी खत्म कर दिए हैं। लेकिन ली कन ही ने तो साफ इनकार कर दिया। साउथ कोरियन मीडिया में तो इस बुक के बारे में बात भी नहीं की जाती और वहां पर तो ये समझा जाता है कि अगर कोई सैमसंग के खिलाफ बोल रहा है तो वो साउथ कोरिया के खिलाफ बोल रहा है और वहां पर तो मीडिया सैमसंग की डार्क साइड को छुपाता है ताकि किसी को भी ना पता चले कि ये कंपनी कितनी पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका नाम था साउथ कोरिया द रिपब्लिक ऑफ सैमसंग। उसमें तो यहाँ तक लिखा था कि सैमसंग का चेयरमैन यहाँ के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतवर है और ये भी लिखा था कि सैमसंग इज अबव द लॉ, यानी इस एक कंपनी का वहाँ की गवर्नमेंट, मीडिया और पब्लिक पर बहुत ही ज्यादा असर है। और मजीद ये कि ली कन ही के बेटे पर भी वही इल्जाम लगे जो उसके बाप पर लगे थे लेकिन साबित नहीं हो सके। यानी साउथ कोरिया में सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग सैमसंग में काम करते हैं जो वहाँ की कुछ लोगों के हाथ की कठपुतलियां हैं।